अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है समीन फारूक। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद कहते हैं आपको राइजिंग पाकिस्तान में। नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज। और आज का सवाल मेरा ये है कि अक्सर जब हम कहीं जा रहे होते हैं, समटाइम्स वी आर इनवाइटेड समवेयर, मे बी डिनर है, लंच है, किसी जगह पे आपको इनवाइट किया जाए और वहां पर जाने के बाद जब आप ये सोच रहे हो कि ओह मुझे तो यहाँ कुछ लेकर आना चाहिए था, या समटाइम्स जाते वक्त आप सोच रहे थे क्या लेकर जाऊं, सो क्या ऑप्शंस माइंड में आती हैं? सम कॉमन ऑप्शंस आर केक ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं, मिठाई में कुछ और ही समझा जा रहा होता है, केक ले जाते हैं, फ्रूट्स ले जाते हैं, या तीसरी ऑप्शन होता है बुके ले जाते हैं। हाँ, so, चले मैं इस पे एक पे आता हूँ, हाँ। बुके पे आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप बुके कहीं लेकर जाए, कहाँ जाएं तो आपको बुके लेके जाना चाहिए? मरीज का हाल पूछने जाए तो ले जाएं, मरीज का हाल पूछने जाएं तो ले जाएं। वैसे उससे बुके से ज्यादा ना फ्रूट्स और इन चीजों की जरूरत होती है, तो इट्स बेटर कि कुछ हेल्दी ले जाएं। एनीहाउ चॉइस आपकी अपनी है, चॉइस आपकी नहीं चॉइस आपकी अपनी जरूर, लेकिन आप अच्छी ऑप्शन दे रहे हैं ना। कोशिश ये, हाँ कोशिश आप ये करें कि आप ना कोई हेल्दी चीज लेके जाएं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, उसके अलावा बुके कहाँ लेके जाए जा सकते हैं? किसी की दावत पे जा रहे हैं, किसी ने आपको दावत पे बुलाया, आप मे बी न्यूली मैरिड और आप कहीं जा रहे हैं तो ले जाएं, या आप किसी की शादी पे जा रहे हैं, आप बुके लेके जा रहे होते हैं, है ना? लेकिन जस्ट इमेजिन तीमारदारी के लिए आप बुके लेके जा रहे हैं और आप लाल गुलाब लेके जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, मतलब वो कैसा लगेगा? अच्छा, ये बड़ा नेवर बी कंफर्टेबल कि मैं लेके जाऊं लाल गुलाब का बुके और किसी की तीमारदारी के लिए। वो आई डोंट नो, इट जस्ट डजंट लुक अप्रोप्रिएट। अच्छा, ये बड़ी बात आपने की है सभी, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं है कि अगर आपने फूल लेकर जाने ही हैं तो कब, कहाँ, किसके लिए, कौन सा फूल लेकर जाना चाहिए। वैसे तो फूलों का अपना अपना एक सीजन होता है ना, कि अच्छा समटाइम्स आपको डैफोडिल्स नजर आ रहे होते हैं, समटाइम्स आपको ट्यूबरोज नजर आ रहे होते हैं, बिकॉज ट्यूबरोज का सीजन बड़ा लिमिटेड होता है, एंड देन रोजेज और फिर ग्लैड्स और डिफरेंट फ्लावर्स के बुके तो आपको नजर आ रहे होते हैं। इफ यू आस्क मी तो मैं तो वो फूल लेकर जाऊंगा जो मुझे पसंद है। अगर मैं देखूंगा कि सीजन है ट्यूबरोज का तो आई प्रेफर ट्यूबरोजेस, मुझे उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, फूल का एक मकसद होता है, रंग का एक मकसद होता है। जिस तरह सबीन ने जिक्र किया लाल फूल, बाकी समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट कि आप रैंडमली कहीं भी लाल फूल लेकर चले जाएं। सो लाल फूल कब लेकर जाने हैं, सफेद फूल कब लेकर जाने हैं, पिंक फूल कब लेकर जाने हैं? हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। समझो लाल फूल मैं स्टार्ट करती हूँ, लाल कब लेकर? अच्छा, वो आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है तो आप जरूर रेड फ्लावर या आप शादी पे जा रहे हैं किसी की, तो वो भी एक अच्छा लगता है कि फेस्टिविटी के पर्सपेक्टिव से लाल गुलाब। अच्छा, उसमें भी आई थिंक आप अगर पिंक दे दें तो ज्यादा बेहतर है, वो भी ज्यादा बेहतर है। दैट्स आई एग्री। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे, अगर दोस्त है कोई, आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, वो सिर्फ दोस्त है, मामला दोस्त तक ही है, तो फिर किस रंग का गुलाब दें? अगर मुझे ले जाना हो और अगर ऊपर से दोस्ती है सिर्फ, और अंदर से आई डोंट लाइक दैट पर्सन, तो मैं येलो फूल लेके जाऊंगी, ठीक है? और अगर तो वाकई हाँ दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, तो मैं सफेद फूल लेके। एब्सोल्युटली राइट, सफेद फूल। यस, जब दोस्तों को आप मिलने जाएं तो दोस्तों में सफेद फूल लेकर जाएं, तो ये वाकई आपकी फ्रेंडशिप को जाहिर कर रहा होता है, आपकी जो दोस्तों से एक लॉयल्टी होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, यूं तो सब्ज रंग, ब्लू कलर, पर्पल कलर, हर रंग की एक सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन मैं उस पूरी साइंस में तो नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात जो सबने आगाज में भी की थी कि अगर किसी मरीज के पास आप जा रहे हैं, कोशिश करें, मैं तो कहूंगा सभी जूस भी नहीं, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि जूस में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, अनहेल्दी, तो प्लीज ब्रिंग फ्रूट्स लेके जाएं, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, पर्पल फ्लावर्स ये कब लेके जाने चाहिए? अच्छा, ये मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बता देता हूं कि आप जल्दी से पढ़ के बता दें, अच्छी बात हो जाएगी। बिकॉज़ हम थोड़ा सा आज अवेयरनेस बात करें, तो हम जरा अच्छी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव लोगों को, अगर सक्सेस है कोई, आप सक्सेस पार्टी है, ठीक है, और आप वहां पर जाना चाहते हो तो पर्पल फूल आप लेकर नौकरी की हो सकती है, ग्रेजुएशन की हो सकती है, कोई भी सक्सेस पार्टी अगर है तो उसमें आपको पर्पल फूल लेकर जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ऑरेंज के बारे में बताऊं? हाँ, सो ऑरेंज जो है ना, ये होता है जब आप किसी बीमार के पास जाएं तो आप ऑरेंज फूल लेकर जाएं। हाँ, तो आप तीमारदारी के लिए जो हमने आपको पहले तो फ्रूट्स है, फ्रूट्स के साथ अगर आपने लेके एक फूल ऐड आपने करना है तो वो ऑरेंज फूल चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है, गोभी का फूल कब और किसके लिए लेकर जाएं? लेके जाना चाहिए किसी ने, हस्बैंड लेकर जाए ना, बेगम के लिए घर जाके पकाएगी। गोभी का फूल है, पकाए, साथ फूल दें, साथ के पकाओ आलू गोभी, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, आप फूल भी ले आए और आपका दोपहर का खाना भी हो गया। कि आज एसी शायद ज्यादा भी चल रहे हैं। सबीन, गोभी का फूल इज फूल, isn't it? सही बात है, सही बात है। हम वैसे दूसरे फूलों की बात करें, लेकिन चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ये भी अच्छा, चलो यूं कर लेते हैं, आप बुके वाले को कहें कि लाल फूलों के अंदर लगाए गोभी का फूल, सो आप बेगम से प्यार का इजहार भी करें। और वो अगर फूल वो बड़ा हैवी भी होता है, तो अगर पड़ छड़ गया तो फिर वो कुछ कहा नहीं जा सकता। गोभी का फूल लेके जाना, गमले के साथ लेकर नहीं जाना ना। गोभी
अरे गोभी का फूल अच्छा खासा हैवी होता है शोएब। हाँ होता तो है, तो हाँ तो वो अगर आके आप कोई कैच करें ना, कैच करें, छोटे छोटे पीस करें उसके। तो नाजरीन टिप ये है कि अगर आपने बेगम के लिए गोभी का फूल लेकर जाना है तो आपने साथ में अच्छी कैच की प्रैक्टिस भी करके जानी है, अदरवाइज मामला खराब हो सकता है एंड वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। हम ये प्रिकॉशंस के साथ आपको एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा आप जरूर लेके जाएं, कोई मसला नहीं है, गोभी का फूल लेके चुप सब आज आप लेके जाएगा, ठीक है, एंड देन हमसे ना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। नहीं, वो मेरे घर में गोभी नहीं खाते। पसंद नहीं है मेरे घर में गोभी नहीं खाते। डॉक्टर ने मना किया गोभी नहीं खानी। मुझे लग रहा है आपकी कैच की प्रैक्टिस नहीं आ अभी आजकल। नहीं, डॉक्टर ने कहा है गोभी नहीं खानी। ओके गुड, ठीक हो गया। तो मैं लेकर जाऊंगा। चले जी जबरदस्त। चले जी, आज हमने सोचा कि आज हम आपको बताएं कि कौन सा फूल जो है वो किस मौके पर व्हाट्स योर फेवरेट फ्लावर? मेरा तो व्हाइट रोज है। व्हाइट रोज मुझे है, व्हाइट रोजेस पसंद है। सो मेरा व्हाइट रोज है। अगर मुझे छींक के ना आए, ये भी एक बड़ा मसला होता है बिकॉज आई एम एलर्जिक टू सो मेनी थिंग्स और समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी एलर्जी किस टाइम पे ट्रिगर कर जाए। ऑनेस्टली जिंदगी, और वो इतने सारे लोग अभी जो देख रहे होंगे उनको समझ आ चुके होंगे कि मुझे कोई गेस्ट आता है उसने कोई परफ्यूम लगाया होता है ऐसा जिससे मुझे इरिटेशन हो जाए तो मेरी खांसी बननी होती है और शो के दौरान भी मैं खांस रही होती हूँ। बट अगर मुझे एलर्जी ना हो और मुझे कोई फूल पसंद हो तो मुझे वो व्हाइट रोज। अच्छा, अब इसमें एक और जो हमारी स्टोरीज का जिसकी वजह से हमने सारा ये क्रिएट किया वो ये है कि मेरी बेटी ने सवाल मुझसे किया। उसने कहा कि बाबा जिस तरह हम ह्यूमंस हैं यार, हमें कोई कट अगर लगे हमें पेन होती है, तो उन्होंने कहा कि प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हैं यार, अगर हम फूल तोड़ते हैं, अगर हम तोड़ रहे हैं उसको, वो तकलीफ होती होगी उस फूल को भी और उस पौधे को भी जिसका वो फूल है। तो मैंने कहा सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसने कहा बाबा फिर हम क्यों देते हैं फूल? हम तोड़ रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं और किसी के चेहरे पे खुशी के लिए हम उसे फूल दे रहे हैं, बट हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, उस प्लांट को तकलीफ दे रहे हैं। सो आई मीन दैट वाज अ क्वेश्चन। और बच्चे इस तरह के सवाल करते हैं, तो मैंने खैर उससे पहले तो कहा कि नहीं बेटा, हम मछली भी तो खाते हैं, आई मीन हम जो चीजें खा सकते हैं वो कंज्यूम भी तो कर रहे होते हैं, बट उसने कहा बाबा वो तो खाने के पर्सपेक्टिव से है ना। बच्चों की बातों में बाज़ औक़ात बड़ी लॉजिक होती है एंड इट्स गुड कि आप उनके क्वेश्चंस को डिस्करेज ना करें, आप उनको एनकरेज करें, डिस्कस करें उसको। एग्जैक्टली, सो इट्स समथिंग रियली गुड कि आपने इतना अपने बच्चों को फ्रीडम दिया हुआ है, स्पेस दी हुई है, स्पेशली उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई हुई है कि वो क्वेश्चन कर, दे कैन आस्क एनीथिंग एंड देन इट्स अप टू अस कि हम उसको केटर किस तरीके से। अच्छा, इसमें एक बात ऐड भी करता हूँ समीन, जो कि हम अक्सर इस सुनते हैं ना अपने आसपास कि बच्चा कोई सवाल कर कहते नहीं इट्स नॉट एज अप्रोप्रिएट। अच्छा, मेरा इसमें पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। अगर बच्चे ने आपसे सवाल कर लिया ना तो प्लीज ये मत सोचें कि एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उस तक पहुंच चुका है, वो बात उस तक पहुंच चुकी है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे किस अंदाज से उस सवाल का जवाब देते हैं। प्लीज डिस्कस करें, डिस्करेज मत करें, क्योंकि इफ यू वोंट आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन समबडी एल्स विल, सो प्लीज डोंट डू दैट। आपको ये नहीं पता कि वो अगर बाहर में कहीं से अपने दोस्तों से या किसी और से अगर ये बात पूछने लगे हैं तो वो जवाब क्या मिलेगा। आप तो बड़े सेंसिबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसे समझा सकते कोई भी नहीं समझाता, तो इट्स बेटर टू आंसर द क्वेश्चंस। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कर सकते हैं। खैर, आज का जो राइजिंग पाकिस्तान वो भी बड़ा जबरदस्त है, बड़े जबरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और आज जरा गानों की महफिल भी यहाँ पे सजेगी और बड़े मजे के पुराने गाने जो कि हमारे लेजेंड्स ने गाए हुए, जो कि गाने हैं तो पुराने लेकिन एवरग्रीन है और आज भी हम सबके दिलों में वो लेजेंड्स भी जिंदा हैं और उनके गाने भी, उनका काम जो है वो हमारे यहाँ जिंदा है। और इसके अलावा कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद होंगे, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। खवातीन और हज़रात, इस क्रिकेट सीजन मैच के दौरान लाइट जाने पर अपने टीवी को तोड़ने से गुरेज करें। मैच के दिन ऑफिस से छुट्टी ना मिलने पे ब्लड प्रेशर ना रेज करें। फ्री क्रिकेट स्ट्रीमिंग ना मिलने की सूरत में इर्द गिर्द के लोगों से लड़ने से परहेज करें। इस क्रिकेट सीजन जोंग ऑफर्स लगाएं और देखें फ्री क्रिकेट ऑन माई जोंग ऐप थ्रू माइको। कीप काम एंड सब्सक्राइब टू जोंग 4G। इस धरती से क्रिकेट का रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ हर धड़कन क्रिकेट के साथ धड़कती है। यहाँ हर लम्हा ये खेल जिंदा है और यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस धरती ने इस खेल को चैंपियन खिलाड़ी दिए हैं। Fantastic! Look at that! Wonderful!
Pakistan over the line, massive win, great scenes. ये धरती मुत्तादिद यादगार लम्हात की मेजबान बनी है। What a victory for the Sri Lankans. अब के बरस दुनिया की चैंपियन टीम्स पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। तो कौन बनेगा चैंपियंस का चैंपियन? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तमाम मैचेस बराह रास्त पीटीवी स्पोर्ट्स पर। गेम ऑन है। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। Кейін қалған елімді көрер ме екен ай? ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानंद हैं, जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं। पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और जिंदगी में भागना बहुत जरूरी है। जिंदगी में भागना जरूरी है, जिंदगी से भागना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली, ये मैं और से, ये देखिए एक छोटा सा जो लफ्ज होता है ना, वो कैसे पूरा मतलब पूरे जुमले का बदल सकता है। तो जिंदगी में भागना बहुत जरूरी है ताकि आप कहीं पीछे ना रह जाएं। और जहां भागने की बात होती है तो मैं इस वक्त जो रनर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो प्रोफेशनली दौड़ते रहे, अपने जिस्म को मोबाइल रखें, एक्टिव रहें, हेल्दी जो हमारे एथलीट्स हैं, जो प्रोफेशनल रनर्स हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं। अच्छा, वैसे तो हमें जब आता है शो कि कोई मैराथन हो रही है, हमें जब कोई भी आता है मैराथन की बात करें तो हमें कहते हैं आप हमें ज्वाइन करें, अब आप हमें ज्वाइन करें। एंड वे लाइक कि हम कैसे करेंगे, थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि शायद सबीन इस दफा जो वीकेंड पे जो इस्लामाबाद में हुई मैराथन में ज़ाहिर फुल मैराथन भी थी, हाफ मैराथन भी थी, 5 किलोमीटर एज वेल। सो ऑनेस्टली मेरा प्लान तो था कि मैं जाऊंगा, बट आई वाज नॉट हियर इन इस्लामाबाद, तो आई कुडंट जॉइन दैट। अच्छा, उसमें बड़ा प्लान था। अच्छा शोएब, उसमें बड़े मेंबर्स थे, 3000 से ज्यादा मेंबर्स थे और उसके अंदर जो फॉरेनर्स थे वो भी मौजूद थे। ठीक है, सिफारतकार भी काफी सारे मौजूद थे। सो एक बड़ा ही जबरदस्त इवेंट हुआ था। अच्छा, आज हमने एक और ही प्रोफेशनल रनर को अपने प्रोग्राम में दावत दी हुई है। इनका नाम है जी उमैरा कुलसूम अब्बासी, और ये तो पता नहीं क्या कहाँ कहाँ भाग चुकी हैं जिंदगी में। पहाड़ों में भी भागती हैं, सड़कों पर भी भागती हैं। सो इन्होंने इस इवेंट में तो 5 किलोमीटर में हिस्सा लिया था, लेकिन इससे पहले वो हाफ मैराथन भी कर चुकी हैं, 10 किलोमीटर भी भाग चुकी हैं। सो ये भागती रहती है, ये क्यों इतना भाग रही है, इस पर हम बात करेंगे। भागने से कितना फायदा होता है। अभी सोफे पे बैठी हुई है उमैरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। किससे भाग रही हैं?
किसी से नहीं भाग रही, अपने आप को बस मोटिवेट कर रही हूँ कि हम कुछ कर सकते हैं। रनर्स का तो यही है, और दूसरों को भी अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसा कि ये बिजी हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, और हम सोशल मीडिया में और इन सारी चीज़ों में करियर को लेके और सारी चीज़ों को लेके, तो इसलिए फिजिकल फिटनेस रखना भी बहुत ज़रूरी है। That's true। और ये कितना अच्छी बात है कि वैसे इवेंट्स में लड़कियों की शमूलियत बहुत ज्यादा में नजर भी आ रही है, यानी फैमिली की शमूलियत नजर आ रही है, बच्चे भी भाग रहे होते हैं इस इवेंट में, मैंने बच्चों को भी देखा। अच्छा, पूरी पूरी फैमिलीज गई Yes. होती हैं मैराथन्स में। और अच्छा, ऑर्गेनाइजर्स को तो मैं बहुत अप्रिशिएट इसमें करूंगी, जो पूरा एक माहौल क्रिएट करते हैं। उससे पहले प्रॉपर एडवर्टीजमेंट होती है, एंड देन रेट बड़ा कम रखा हुआ होता है, और कुछ तो बिल्कुल फ्री होती है मैराथन्स, हम देख रहे होते हैं। लेकिन वो फैमिली के लिए एक माहौल क्रिएट करना बड़ी जबरदस्त एक वो चीज हो जाती है। सो उमेरा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी, और इससे पहले भी क्या क्या अचीव आप कर चुकी हैं रनिंग के पर्सपेक्टिव से? मेरा एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सबको मैं देखती हूँ, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जब हमारे साथ रनिंग करते हैं, स्पेशली जब हम अपने से ओल्ड एज के लोगों को देखते हैं, तो अपना टाइम भी याद आता है कि हम भी इस टाइम पहुँचेंगे तो हम क्या करेंगे। तो लेकिन उनको देख के मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, हम भी इस एज में जाके ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक इमेज मिल रहा होता है हम लोगों को भी, जो अभी यंग है, लेकिन हमने भी उस टाइम में पहुंचना है। और इसके साथ साथ लाइफ में भागना तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल जरूरी। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो 5 किलोमीटर रनिंग आपकी थी, इसमें कहीं पे ऐसा लगा कि नहीं थक गई? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रेगुलर रनर तो हूँ ही, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा। ये कि गर्मी थी एकदम से, एक तो इस्लामाबाद के मौसम का भी पता नहीं लगता, कब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कब बहुत ठंड लगती है। नहीं, अब तो वैसे पता चल चुका है, अब अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहा। वैसे सुबह ठंड होती है, 11 बजे के बाद गर्मी शुरू हो जाती है, और फिर शाम को 4 बजे तक गर्मी रहती है, 4 बजे के बाद दोबारा ठंड हो जाती है। लेकिन अब इस्लामाबाद तक सूप और आइसक्रीम दोनों का मौसम, तो हमने कहा हम आपको बता दें कि अब आप जो प्लान करें ना, फिलहाल के लिए इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा, मेरा रनिंग आपको मोटिवेटेड किस तरीके से रखती है? रनिंग से ये होता है कि आप जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रहते हैं, और रनिंग इंसान को नया कुछ करने का मतलब एक आइडिया दे रही होती है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप हाउस वाइफ, मैं एज अ हाउस वाइफ जाती हूँ रनिंग के लिए, अपने हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से। पहले जब सिंगल थी तो अपनी मदर की सपोर्ट, और एक होता है ये फैमिली में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ लेके जाते हैं, वो कहते हैं जाओ जाओ। नहीं, हस्बैंड सिर्फ मुझे ही भगा रहे हैं आजकल। खुद नहीं भाग रहे। हाँ। तो ये कि उनकी सपोर्ट की वजह से ये कि मैं पार्टिसिपेट भी करती हूँ, और मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं बहुत अच्छा और नया फील करती हूँ। अच्छा, वैसे ओवरऑल फैमिली की सपोर्ट इसके अलावा आपको कितनी मिलती है? जी, ओवरऑल अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रनर्स के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स की तरफ से हो, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो। तो ये एक बहुत, और रनर जब रन करके आता है तो स्पेशली जब उसको इंकरेजमेंट मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, तो वो उसको नया और ज़्यादा करने का दिल करता है। इसी वजह से वो और ज़्यादा मैराथन्स में पार्टिसिपेट करता है। और जैसे मैं अपनी बात करूं, तो जब मैंने नथिया गली का जैसे किया था, ट्रेल का हाफ मैराथन किया था, तो उसके बाद आने के बाद ये कि मेरे नेल्स भी निकल गए थे। अच्छा, होता है, ऐसे भी होता है अगर आपका शूज भी अगर अच्छा ना हो तो लेकिन ये कि वो टफ था, फॉरनर्स थे हमारा। ये है कि मैं क्रेडिट देती हूँ हमारे इस्लामाबाद की जितनी भी क्लब्स हैं। अच्छा, लोग तो नॉर्मली करते हैं ना कि वो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल जॉगिंग से स्टार्ट किया, फिर वो ट्रैक्स मुकम्मल किए, देन 5 किलोमीटर्स एंड देन 10 किलोमीटर्स, देन हाफ मैराथन्स, देन फुल मैराथन्स, एंड देन इंटरनेशनल इवेंट्स एज वेल। आप जरा ऑपोजिट चल रही हैं, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर एंड देन 5 किलोमीटर। व्हाट इज दिस? ऑपोजिट, क्योंकि बीच में मेरी शादी आ गई, तो मैंने उसको थोड़ा फैमिली को टाइम, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, तो ये कि इसलिए मैंने अभी दोबारा इंशाल्लाह लाहौर मैराथन आ रही है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगी। और वो कब आ रही है? हाँ जी, बस ये फेब में ही आ रही है। अच्छा, फेब में, इसका मतलब तैयारी भी फुल होती है? जी, तैयारी सब रनर्स की चल रही है, मैराथन हाफ मैराथन। क्या तैयारी होती है? रोजाना भागते हैं? नहीं, रोजाना की रूटीन में नहीं होते, लेकिन ये कि सेशंस होते हैं एक में, मतलब इस डिपेंड के कौन कर रहा है, अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात भी होती है, फिजिकल फिटनेस से। अच्छा, रनर्स को जब हम देखते हैं ना, कुछ रनर्स होते हैं वो एक पेस पे भागते हैं, कुछ रनर्स होते हैं वो स्टार्ट जरा एक तेज स्प्रिंट से करते हैं, और फिर वो स्लो होते हैं, और फिर एंड पे फिर उनकी स्प्रिंट।
आपकी क्या टाइप है इस मामले में? मेरा टाइम ये है कि मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि स्टैमिना अच्छा है, मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट भी कर लेती हूँ। मेरा ये है कि स्लो स्टार्ट करती हूँ, फिर स्पीड, फिर स्लो, मतलब मैं अपने आप को ऐसी पेस अपनी ऐसी रखती हूँ। ऑलराइट, आप तो नहीं उस तरह की रनर, वो जो मैं अपनी बात हूँ, जब मैं रनिंग करता था पुरानी, बहुत बचपन की बात है, सो मेरे सामने जो रनर होते थे जिनका मुझे पता था कि अच्छा ये 1 किलोमीटर ना कर लेंगे इतने मिनट में, बिकॉज उनका बेस्ट टाइम 5 मिनट समथिंग था। सो मैं उनके पेस से मैच करने के लिए सिर्फ उनके कदमों में देखता था और बस जहां वो जा रहे मैं वहीं पैर रखते रखते जा रहा हूँ, तो मैं इस फ्लो में चला जाता था। नहीं, मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अच्छे रनर्स को फॉलो करती हूँ, जरूर करती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं उनकी कंपटीशन, क्योंकि उनका डिफरेंट है स्टैमिना, पेस उनकी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं। तो एज अ फीमेल हम लोगों को जब हम घर में रहते हैं तो हमारी वो जो पेस खराब हो चुकी है, रूटीन में जैसे हम बिजी हो जाते हैं तो ऑब्वियसली अपना एक रेस्ट मोड। हाँ जी। अच्छा, तो मेरा डाइट का कितना रोल होता है इसके अंदर? क्या इसके लिए भी कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होती है जब मैचेस को देख रहे होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, फ्रेश डाइट लेनी पड़ती है और बिल्कुल मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं बाहर से इतना ज्यादा ना खाऊं, जिससे आप हस्बैंड से कहते हैं ये बना दो? हस्बैंड मेरे इधर है नहीं, तो मैं खुद ही अपने लिए कुछ भी ठीक है। उनकी मोटिवेशन मेरे साथ का खाना बनाना होता है, मैं बना लेती हूँ बस। हाँ, मैं ये कि टाइम टेबल से रेगुलर मतलब ट्राई कर रही होती हूँ। नींद अच्छी रखनी पड़ती है, आप एक अपनी नींद अच्छी रखें, ये बहुत मैटर करता है। कितने घंटे अच्छी नींद क्या होती है? आप तो कहते हैं 6 घंटे सो लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। 12 घंटे तो कम से कम होनी चाहिए। कितनी नींद वैसे? मैं तो अपनी 8-9 घंटे की तो लाजमी करती हूँ, या कभी ज्यादा अगर कर लूँ तो मुझे थकावट होना शुरू हो जाती है। हाँ, वैसे ये बात होती है। फिर सोती हैं? हाँ, मैं अपने को आपको थकाती हूँ तो फिर सोती हूँ। नहीं, ज्यादा सो के जब उठती हैं थकी भी होती हैं तो फिर दोबारा सो जाती हैं आराम करने? फिर कर लेती हूँ कभी कभी मैनेज, जब मैनेज करती है कि असल वाला थक ले दिमाग। हाँ, वो बहुत जरूरती, बहुत शरारती है, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी करनी चाहिए, शरारती अच्छा होता है। ऑल द बेस्ट फॉर द लाहौर इवेंट जी, बड़ा अच्छा लगा और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम देखें लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। और देखें स्पेशली शादी के बाद हम देखते हैं नॉर्मली लड़कियां अच्छा नहीं, रनिंग छोड़ दी, एक्सरसाइज छोड़ दी है जी, फैमिली टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट फैमिली टाइम, बट एट द सेम टाइम अगर आपको एक शौक है, आप करना चाहते हैं अपना फिट रखने के लिए, बैलेंस करके चलें। एब्सोल्युटली, आई मीन लिव योर पैशन। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू की आपने। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। स्कूल में भी ऐसा अक्सर होता है, मेरी फ्रेंड्स आकर कहेंगी और समटाइम टीचर्स जो है वो, कॉलेज टाइम में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे और मेरे टीचर्स छोड़ते नहीं थे जब भी, और आए दिन कोई ना कोई कॉम्पिटिशन होता था जिसमें मुझे जाना पड़ता था। अच्छा, इसका मतलब प्रोफेशनली भी देखें आप इसको बहुत अच्छे से मजीद परस्यू भी कर सकती हैं। आपकी स्टडीज किस में है? इसको कर रही हूँ। मेरी स्टडी वैसे तो साइकोलॉजी में है, और इसमें मैंने फर्दर जो कंटिन्यू करने का सोचा था म्यूजिक थेरेपिस्ट का। म्यूजिक थेरेपिस्ट? या इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड, है ना? म्यूजिक इज थेरेपी। म्यूजिक इज अ थेरेपी, दैट आई नो, बट आई मीन म्यूजिक थेरेपिस्ट होना पाकिस्तान में है? म्यूजिक थेरेपिस्ट नहीं है, बट अब्रॉड में जरूर है। बट आपने सोचा ये? आई एम सो ग्लैड, मैं भी पाकिस्तान की पहली म्यूजिक थेरेपिस्ट हदसा याद अगर बन जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो वैसे आप वाकई इसको परस्यू करें, हम नाउ वी रियली वांट, क्योंकि म्यूजिक जो है वो टोटली साइंस है। तो म्यूजिक जो है, आप खुद ही सोचें कि आम लोग जो हैं वो, जब ज्यादातर लोग सैड होते हैं तो वो म्यूजिक की तरफ जाते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, और सम टाइम जब हम हैप्पी होते हैं तो म्यूजिक को हम सुनते हैं। हर जगह में म्यूजिक मौजूद है। अच्छा, तो क्योंकि आप साइकोलॉजी से भी आपका ताल्लुक है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम अक्सर देख रहे होते हैं कि जब आप उदास होते हैं तो आपको उदासी वाले गाने आप थ्रू आउट सुन रहे होते हैं, खुश होते हैं तो खुशी वाले गाने सुन रहे होते हैं। क्या ये चीज ठीक होती है कि उदासी के टाइम पे आप उदासी वाले गाने सुने? कि आपको वो मजीद डाउन नहीं कर रहे होते? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम लोगों को लगता है शायद हम सैड हैं तो सैड सुनने से हम अच्छा फील करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो हमारे, अगर हम सैड हैं तो हमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। दिल ही नहीं करता। दिल ही नहीं करता, ऐसा बिल्कुल ऐसे लगता है कि दिल करता है एग्जैक्टली। लेकिन साइकोलॉजिस्ट एज ए म्यूजिक थेरेपिस्ट, जो भी कोई म्यूजिक थेरेपिस्ट है, वो हमेशा मोटिवेशनल सॉन्ग्स की तरफ लेकर आता है, क्योंकि सैड सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत ही इंसान को ना डिग्रेड कर देते हैं और इवन सुसाइड्स की तरफ भी लेकर जाते हैं। सैड सॉन्ग, सैड म्यूजिक जो है, हाँ कुछ लोगों को वैसे सैड म्यूजिक सुनना पसंद होता है, उनका मिजाज ऐसा होता है, लेकिन सैडनेस की वजह से सैड म्यूजिक सुनकर कई लोग जो है ना वो सॉन्ग्स में ना
इन्वॉल्व हो जाते अच्छा, हैं। काफी लोग ये भी कहते हैं ना कि हमें वैलिडेशन भी मिल जाती है सॉन्ग से। अगर आप सैड हैं तो आप इर्द गिर्द आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप कनेक्ट एग्जैक्टली कनेक्ट आप म्यूजिक से कर रहे होते हैं, आपकी फीलिंग्स को ऐसा लगता है म्यूजिक वैलिडेट कर रहा है, तो वो एक कनेक्शन से बिल्ड हो जाता है। सो क्या वो भी बुरी चीज है? वो भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। ओके, मेरी नजर में जो है म्यूजिक आपको हमेशा एक दरिया में लेकर जाता है। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं कुछ सुनती हूँ, चाहे मैं सैड हूँ चाहे मैं हैप्पी हूँ, मेरे लिए एक दरिया होता है जिसमें मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ। इट डजंट मीन सैड कि मैं अगर सैड सुन रही हूँ तो उसमें भी वो सुनने के बाद मैं हैप्पी सॉन्ग भी सुनती हूँ। अगर मैं सैड हूँ ना उसके बाद हैप्पी भी सुनती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब ये एक दरिया है, इसमें आप हर किसी के लिए भी दरिया नहीं होता। कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना ही नहीं भी पसंद होता, उनके लिए इरिटेटिंग होता है। तो लेकिन जिनको पसंद होता है वो उसमें जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी वो उसमें बह जाते हैं उस पर दरिया में। दैट्स ट्रू। म्यूजिक जो है ना वो एक इमोशन है, और इमोशन जो है आपको पता है एक पूरा समुंदर होता है। हाँ। तो इमोशंस में बहुत तरह की इमोशंस पाई जाती हैं। हाँ। जिसमें हैप्पीनेस भी है, जिसमें तो सारी चीजें इसमें आ जाती है। शालिम, आपके लिए कितनी थेरेपी होती है? क्योंकि अक्सर अब हम देख रहे होते हैं कि डिफरेंट क्लब्स हैं जिन्होंने ग्रुप म्यूजिक सेशंस जो है थेरेपी वो स्टार्ट की हुई है, एंड देन ड्रम बजा रहे होते हैं सारे एक साथ बैठ के, जिस तरह ये गाने की बात है, ड्रम सर्कल्स की बात हो रही होती है काफी ज्यादा। सो आपके लिए भी क्या ये थेरेपी है? आपको कैसा लगता है? जी बिल्कुल, मैंने अभी पिछले दिनों ना गिटार में, क्योंकि मुझे अभी म्यूजिक में है तो बचपन से हूँ, क्योंकि घर में म्यूजिक है, बड़े भाई हैं वो करते हैं म्यूजिक, तो बचपन से ही कर रहा हूँ। लेकिन गिटार अभी मुझे 5 साल हुए हैं, तो म्यूजिक से रिलेटेड लोग जानते हैं कि 5 साल कुछ भी नहीं होते म्यूजिक में। तो मैंने जितना भी सीखा ना इसमें यही सीखा है कि मतलब गिटार की 6 स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन इसमें 1000 ऑफ हैप्पीनेस हैं। यस, और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, और आपको वैसे बहुत से और लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इंडियन जैमिंग सेशंस हो रहे होते हैं, तो उसमें भी हम सब बड़ा कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, स्पेशली जो म्यूजिक को पसंद करते हैं और म्यूजिक के साथ वो जुड़ जाते हैं। कुछ और फरमाइश करें? मैं करूं? आप करें। आप जरा सुना दें हमें किसी मेहरबाने आके। ये नाहिद अख्तर साहिबा का है, जो कि मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट है। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी, किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दे, किसी मेहरबानी आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरी चाहतों का अब तक ना असर हुआ किसी पर, मेरी चाहतों का अब तक ना असर हुआ किसी पर। उन्हें कुछ खबर नहीं है, उन्हें कुछ खबर नहीं है, यहाँ जिंदगी गवा दे, किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी, किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। वाह, जबरदस्त। किसके लिए था? मेरे लिए। इधर नहीं बता सकती। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछते हैं। मोहब्बत हुई है? उनकी अम्मी अब्बू देख मुझे आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं आता? अच्छा, पसंद नहीं है, मुझे सॉल्व करना भी नहीं पसंद। लेकिन वही मतलब जब एग्जाम आ जाता है, सवाल आता है, तो गलत सही कुछ तो आपको जवाब तो देना ही होता है ना। खाली पेपर छोड़ के आती है? मैं वहाँ पे ये लिख दूंगी कि मेरी मर्जी, मैं बताऊँ ना बताऊँ। हाँ, तो आप कह देना कि आपने सलीम का आपने कहा था वेरी पर्सनल क्वेश्चन। नहीं, वो टीचर कहते हैं वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नुकसान हुआ जिंदगी में कभी? क्या हुआ? नुकसान हुआ कभी जिंदगी में, फाइनेंशियली, इमोशनली? बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे नुकसान हुए हैं। रोई है कभी जिंदगी में? हाँ, मैं तो छोटी छोटी बात पर। किस बात पे आखिरी बार रोई?
लेकिन ना नाज़रीन, सिंगर बैटिंग में सवाल हम कर रहे हैं डिफरेंट, हमने कहा जरा डिफरेंट करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बताएं। इतनी सी बात पे भी रो पड़ती हूँ कि अगर मेरे पापा मुझे यूनिवर्सिटी से लेट पिक करने आए तो मैं अकेली खड़ी होती मैं रोना शुरू कर दी। ये नौजी आ चुका है क्योंकि इन्होंने सवाल कर दिया मुझसे वो जो कि आउट ऑफ सिलेबस में रोना शुरू कर दिया। ना पूछे मैं नहीं पूछूंगा, गाना सुनते हैं अगला। हमारे पे मसला हो जाएगा, कहेंगे लड़की रुला के भेज दी। कहा जाता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और आई थिंक ये सच है, क्योंकि मैं खुद अपने अच्छा, मैंने सुना था आर्टिस्ट अपने काम को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं कि उनके काम को कोई कुछ ना कि आप हाँ, नहीं, काम से भी होते हैं, काम के लिए भी होते हैं, लेकिन उनके जो वो इमोशनली भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। That I agree, बाकी सेंसिटिव होते हैं, मुझे लगता है हम सभी सेंसिटिव हो जाते हैं। हाँ वो तो है, बिल्कुल है। I mean, मैं हूँ सेंसिटिव, आप हैं सेंसिटिव, हम सब हैं। लेकिन मुझे लेट को लेने में रोती नहीं हूँ। मैं कैब करा के घर आप खुद ही गाड़ी स्टार्ट करके निकल हाँ, जाते एक दफा ना कॉलेज में पापा लेट हो गए और मैं रोती हुई वाइस प्रिंसिपल के पास गई हूँ और उनको रोते हुए कह रही हैं कि मेरे पापा नहीं आए, कॉल करवा दें। अब उसके बाद पापा ने कहा मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, लेट नहीं जाऊंगा। रियली। ऑलराइट जी, एक और फरमाइश हम करते हैं। अगर नैरा नूर साहिबा का कोई गाना हम आपसे सुनना चाहें तो हाँ जी, हाँ प्लीज। आई कैन ट्राई। बल्कि हम फरमाइश ही कर दें, रूठी हूँ तुमको कैसे मनाऊं। हाँ जी जरूर, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अरे क्या बात है, हम अच्छी चॉइस कर रहे हैं, सारे फेवरेट गाने सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो हम सुनते हैं जी, नैरा नूर साहिबा का खूबसूरत सा ये गाना है और आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को पसंद है। आप इसे कहीं ना कहीं रिलेट भी कर पाएंगे, तो ये मैंने ऐसे सवालों से कर दिया था जस्ट उनको तंग करने के लिए। अदरवाइज गाना सैड हो, हैप्पी हो, जरूरी नहीं होता कि आपने जब गाया तो किसी के लिए ही गाया है। एंजॉयिंग द म्यूजिक। मैं हमेशा कॉम्पोजिशन को और लिरिक्स को जो है ना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि जो लिरिक्स होते हैं ना वो आपका एक मिजाज बनाते हैं। जैसे हम अगर कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो अगर नैरा नूर साहिबा को देखे हों तो वो प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ गाते हैं। तो एक्सप्रेशन के साथ गाना मतलब वो नहीं होता। चले अब अभी आप एक्सप्रेशन के साथ गाएंगे, ठीक है? चले, आई विल ट्राई। रूठे हो तुमको तुम बिन पिया जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे है तरसे है सारी रात जागे। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। वाओ, जबरदस्त। मैंने तीनों ही बहुत अच्छे गाए, बट ये वाला तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये एक्सप्रेशन के साथ भी था। आई मीन उन दोनों ट्रैक्स से अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत डिफरेंट बेस्ट भी था। आई मीन इसमें आपकी आवाज की क्वालिटी कोई और डिफरेंट अंदाज से महसूस हुई है। अच्छा, ऐसा मैं इसीलिए कह रही कि मैं डिफरेंट सिंगर्स को सुनती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा, ऐसे होता है कि कुछ गाने जब आप सुन रही होती हैं तो सुनते ही आपको लगता है कि ये गाना मेरे गाने के लिए बना हुआ है, मतलब मेरी आवाज के लिए बना हुआ है। कुछ ऐसा होता है ना, क्योंकि कुछ आवाजों पे कुछ गाने बड़े सूट कर रहे होते हैं, तो शायद इस तरह के गाने आप मैं जो है ना अक्सर ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि ये गाना मेरे टोन पे सूट करेगा कि नहीं। अगर वो मेरे टोन के लिए नहीं है तो मैं कभी भी वो नहीं गाती। मतलब कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि आपको पसंद है पर आपके टोन के लिए नहीं है, यू कांट सिंग दैट वेल। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसा सुनती नहीं हूँ। जो मेरे मिजाज का नहीं होता मैं सुनती ही नहीं। कैफे खलील को सुना? बट मुझे नहीं लगता वो मेरी आवाज नहीं। अच्छा, ट्राई करके देखिए अगर वो गाना आउट ऑफ सिलेबस। मुझे ऐसा लगता है, नहीं मुझे ऐसा लगता है इनकी आवाज पे शायद वो बड़ा मुझे भी लग रहा है बहुत अच्छा सूट करेगा। मैंने गा के देखा पर मुझे मजा नहीं आया। ओके, नहीं ठीक है, फाइन। समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं। एंड सॉन्ग बहुत अच्छा है, आई लाइक इट, बट मुझे आपकी प्रैक्टिस या आपको लगता है आपकी आवाज के लिए यू डोंट एंजॉय। मैं मेलोडियस ज्यादा चीजें गाती हूँ, और मेलोडियस जो यू नो वो पुराने सॉन्ग्स हैं उनमें ज्यादा मेलोडी पाई जाती है। ओके, तो नए वालों में क्या पाया जाता है? नए वाले जरा फोक टाइप के होते हैं ना आजकल जो चल रहे हैं, तो मुझे फोक म्यूजिक इतना पसंद नहीं, लेकिन मैं गा लेती हूँ। आज वाले सिंगर्स में कोई पसंद है वैसे? आजकल के सिंगर्स में हाँ बिल्कुल हैं, जैसे साहिर अली बगा साहब हैं, और उसके अलावा कुछ सिंगर्स हैं जो मुझे बाय नेम नहीं याद हैं, बट आवाजों की पहचान है मुझे। कुछ सॉन्ग हैं हमारे OSTs हैं बहुत अच्छे। आइडियल कौन है? वो मैडम ही हैं? जी हाँ, जिनको आप फॉलो करती हैं? जी हाँ बिल्कुल। ओके। और नुसरत फतेह अली खान को कितना सुना? उनको बहुत ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, लेकिन क्योंकि वो यू नो वो एक कवाल थे, तो कवाल का मिजाज और होता है और मेरा कवाली का मिजाज नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो मुझे उनकी जो याद हैं। तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का कुछ अगर हमें सुना दें।
सांसों की माला पे प्लीज। जरूर। अरे वाह, क्या चॉइस है, सॉन्ग है, मुझे पसंद है। क्या चॉइस है। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में, सिमरू में, सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, ढांप लिया पलकों में तुझको, बंद कर लिए नैन, बंद कर लिए नैन, ढांप लिया पलकों में तुझको, बंद कर लिए नैन, बंद कर लिए नैन, प्रेम के पथ पे चलते चलते हो गई मैं वनचाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन के राम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में, सिमरू में, सिमरू में पी का नाम, पी का नाम, पी का नाम। वाओ, नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा वैसे जितनी मैं देख रही हूँ स्टैमिना इतना है, जितने गाने गवा लो थक, मतलब वो एक होता उसी है ना एनर्जी के आपका साथ, उसी पेस के एनर्जी साथ। कम हो जाती है कुछ भी, बट इट शोज के आप कितना प्रैक्टिस करती है And डेली passion भी है ना स्टैमिना फिर। में। हाँ बिल्कुल, आई मीन जब पैशन हो तो आई थिंक आप नहीं थकते। हाँ बिल्कुल ऐसा है। और समटाइम ऐसा होता है जब हमारे घर में कुछ गेस्ट आते हैं, सिंगर हैं वो, हम समटाइम रात को बैठते हैं ना तो हमारे सुबह के 3 बज जाते हैं Okay. और गाने नहीं खत्म होते और गला भी नहीं थकता। और आप एंजॉय करते हैं बिल्कुल। जिस चीज से आपको मैं कहूंगा कि प्यार होता है ना, जिस काम से आपको प्यार होता है, जिसको आप एंजॉय करते हैं, फिर वाकई में जितना मर्जी आपको करना पड़े आप नहीं थक रहे होते, आप उसे द मोर यू डू द मोर यू एंजॉय एक्चुअली। अच्छा, जो इससे पहले आपने कॉम्पिटिशन्स की बात भी की थी, स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी, अदरवाइज भी, उन कॉम्पिटिशन्स में कितना एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया और जाहिर है जब विन किया हो तो फिर ज्यादा एंजॉय करता है। ज्यादा एंजॉय बिल्कुल इंसान कर रहा होता है उसको। अभी क्या सोचती है म्यूजिक को लेकर, इसी तरह से आगे बढ़ना है? जी हाँ, अभी मैं प्रोफेशनली गा रही हूँ। अगर रिलीजियस में देखूँ तो उसमें भी, और 100 अबव मेरे सॉन्ग्स हो चुके हैं, और सेकुलर में जो है इसमें अभी मेरा स्टार्ट ही हुआ है। और इसके अलावा मैंने इवेंट्स वगैरह किए हैं। और अभी कुछ सॉन्ग्स पहले किए थे मैंने, कवर किए थे, बट अभी और भी कर रही हूँ। और अनकरीब मेरी अपनी गजल भी रिलीज होगी, जिसकी कॉम्पोजिशन मैंने खुद की है। और मेरे बाबा ने उसके लिरिक्स लिखे। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है, बाबा ने लिखा है कंपोजिशन। हाँ, सारे फैमिली में टैलेंट भी है। कोई ऐसा सिंगर जिसके साथ स्टेज शेयर करने की ख्वाहिश हो? नाम ले लूं मैं? पाकिस्तानी कोई भी सिंगर जिसके साथ आपको स्टेज शेयर करने की ख्वाहिश हो? रूना लैला जी। ओके, उनके और मैंने किया भी है, मैडम तरन्नुम नाज के साथ मैंने शेयर किया भी है। और ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। वो भी बहुत बहुत अच्छा गाती हैं, खुदा उनको जिंदगी दे। और उनके साथ मैंने शेयर किया हुआ है स्टेज। इसके अलावा मैंने बहुत से बड़े नामवर उस्तादों के सामने गाने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है, जिनमें रईस अहमद साहब हैं, और भी काफी हमारे सिंगर्स हैं, अवैस नियाजी साहब हैं, और नियाजी खानदान के बाबर नियाजी साहब हैं, उनके सामने। आई एम श्योर जब आपने ये गाया होगा तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे। तो कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगता हो कि वो आपने यहाँ रखा हुआ है कि दैट इज समथिंग जो कि बहुत वैल्यूएबल है फॉर यू, व्हाट इज दैट वन कॉम्प्लीमेंट? वैसे तो मुझे हर जगह से कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे मिलते रहे हैं, अप्रिशिएट भी किया जाता है। लेकिन एक कॉलेज में मैं गई थी,
वहाँ पे एक गेस्ट आई थी, मुझे उनका इतना पता नहीं है, बट उस वक्त इतना वो भी इंटरेस्ट भी नहीं होता था कौन आए करनी, बस गा दिया। लेकिन उन्होंने एक शेर मुझे डेडिकेट किया। वो याद है शेर आपको? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आवाज से देखो शोला टाइप कुछ इस तरह कोई एक शेर था, वो मुझे इतना मेरे जहन में है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मुझे जो है वो शेर डेडिकेट किया। इसके अलावा एक वो हैं सितार बजाने प्लेयर हैं, सितार के प्लेयर हैं, सितार नवाज हैं, उन्होंने मुझे किया था डेडिकेट एक जिसकी मुझे एक दूसरी लाइन याद रहेगी कि हादसे यूं ही नहीं हुआ करते। अरे उन्होंने एक लाइन मुझे उसकी याद थी और वो बहुत मुझे अच्छा लगा था, और वो बहुत फेमस सितार नवाज हैं। अच्छा, अब पहले तो लोग ये कहते थे ना हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हम क्या करें, हमारी आवाज अच्छी है, लेकिन अब तो सोशल मीडिया ने चीज आसान भी कर दी है, लेकिन आई मस्ट से थोड़ी चैलेंजिंग भी कर दिया है, कंपटीशन बढ़ गया है, एंड देन कोई भी कमेंट आपको कुछ भी कर सकता है जिससे आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे। तो आप सोशल मीडिया पे जब कुछ अपलोड करती हैं, कैसा रिस्पॉन्स होता है, लोगों की सपोर्ट कैसी होती है? अच्छी होती है। अगर मुझे कोई तनकीदी कमेंट भी करता है तो मैं उससे सीखती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं समझा कि शायद मैंने गा दिया तो बहुत परफेक्ट है। मैं वैसे अपना बताऊँ तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले मुझे चाहे 100 वीडियोस भी पहले बनानी पड़े ना, लेकिन छोटी सी भी कोई गलती हो तो मैं वापस पीछे चली जाती हूँ। तो इवन मेरे घर वालों की मुझसे शिकायत होती है कि लोग अन्य वहाँ चढ़ा रहे हैं और तुम्हारे वो कीड़े ही नहीं खत्म होते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये कमी होगी तो कोई ना कोई बोलेगा, तो बेशक अगर कोई बोल भी देते तो मैं उससे लर्न करती हूँ कि वाकई ऐसा हो सकता है। तो अपने आप तो बहुत फूंक के कदम रख रही हैं। पता नहीं, आदत है। Alright, ये आदत है, पर्सनैलिटी का हिस्सा है। हाँ, समटाइम्स होता है पर्सनैलिटी का हिस्सा, बट वो आपकी वालिदा ने भी बात की है कि लोग अन्य कर रहे हैं, ठीक है, कर तो रहे हैं, लेकिन आई मीन ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक हम सबको सीखना भी चाहिए इससे एक बात से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिस भी डोमेन में काम कर रहे होते हैं, आप बात कर रहे हैं, आप पोइट्री कर रहे हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सो अगर आपको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आई थिंक फिर तो आपको लगता है कि रुक जाना चाहिए ना उस वक्त, और हाँ, और परफेक्शन के साथ और बेहतरी के साथ। और अब हम ये देख रहे हैं जिस कि इमर्जिंग हमारे जो सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो बड़े इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करें, बड़ी चीज होती है। अच्छा, बाकी बहन भाइयों को भी शौक है सिंगिंग? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, मेरा भाई तबला प्लेयर है और बहुत अच्छा बजाता है, और वो भी उसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि माँ के पेट से सीख के है, क्योंकि वो 1.5 साल का था जब उसने अच्छा खासा रिदम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। और जैसे कि मैंने रिदम स्टार्ट कर दिया था, रिदम बजाना, और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके हाथ जो है ना, हाथ की पोजीशन वो गॉड गिफ्टेड होती है, और बहुत अच्छा बजाता है वो। इसके अलावा मेरी सिस्टर्स हैं, वो अभी भी बजा रहा है मेरा भाई, बहुत अच्छा उस्तादों से सीखा हुआ भी है। और मेरी सिस्टर्स हैं, वो मेरी तरह तो नहीं गा रही, लेकिन सबके पास कोई ना कोई वॉइस क्वालिटी है। आगे कुछ मेरी सिस्टर्स हैं वो हाई नोट्स पे अच्छा गा सकती हैं, एक दो जो है ना वो इस तरह हाई नोट्स पे अच्छा गाती है, और एक जो है वो लो नोट्स पे अच्छा गाती है। बिल्कुल, एक हाई नोट पे, एकदम लो नोट पे, और बीच में आपका एक अपना स्टाइल। बिल्कुल गाते हैं हम, जब हम चर्च में गाते हैं तो हमारा यही होता है, जब लो नोट्स पे गाना हो तो मैं उसको कह देती हूँ जो लो नोट्स इशारे चलते हैं, तुम्हारा नंबर है, तुमने लो नोट्स पे गाना है, हाई नोट्स वाले मन को कहते हैं। आपको कहीं बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, और आपको वैसे वाकई अपने सोशल मीडिया पे बहुत काम करना चाहिए, सो दैट यू नो आपको अप्रिशिएट करें, लोग जाने। अब तो पता नहीं कौन कौन से सिंगर कर रही हूँ मैं, सोशल मीडिया यूज कर रही हूँ, बट रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, स्टडी भी कर रही हूँ, तो सिंगिंग में मेरा स्टूडियो का आए दिन कोई ना कोई काम होता है, तो कभी रिकॉर्डिंग होती है, कभी शूट होता है, तो फिर उस वजह से जितना मैं कर पाती हूँ उतना करती हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में प्रॉपर जो है वो मैं किया करूँगी। चलिए, अच्छी बात है कि शौक है, लेकिन साथ साथ उसको इतना ज्यादा भी नहीं आप कर पाते कि कभी कभी इंसान बोर भी हो जाता है ना। शौक नहीं मैं कहूंगी, मैं इसे पैशन कहूंगी। पैशन है, तभी तो यहाँ तक पहुंची हैं और इसी को आगे लेकर चल रही हैं। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ने के हम चाहते हैं कि इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े, हम कोई और कुछ सुन सकते हैं आपसे, एक आध और कोई गाना, कोई धुन अगर हम सुन पाए। अगर फरमाइश कर दें? नहीं, मैं चाह रहा हूँ इस बार उनकी बिल्कुल मर्जी पे छोड़ते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे। जब आप फैमिली में इकट्ठे बैठते हैं, किसकी ज्यादा फरमाइश होती है किसी एक ट्रैक की? इफ यू कैन सिंग फॉर अस, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं
क्या बात है, जबरदस्त हादसा। थैंक यू सो मच शालिम, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। इट वाज वंडरफुल सेगमेंट, हमने बड़ा एंजॉय किया। आई एम श्योर कि आपने बड़ा इसको एंजॉय किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप दोनों के लिए हमारी बड़ी दुआएं हैं जी, आप इसी तरह से आगे बढ़े, नाम बनाएं। हमें लेनी है आपसे एक छोटी सी ब्रेक के लिए इजाजत। ब्रेक से वापस आएंगे, राइजिंग पाकिस्तान में रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है यूफोन 4G सेंसोडाइन। क्रिकेट के शौकीन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो देखेंगे शौक से, वो भी फ्री में। सो डाउनलोड द शौक ऐप नाउ, क्योंकि शौक से शौक तो लगेगा। कहाँ गया? बाबर्स फोन लॉस्ट। कुछ याद आया? याद आया। अभी क्या है इस फोन में? लो जी, इसमें जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर से मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरी करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी क्रिकेट के शौकीन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो देखेंगे शौक से, वो भी फ्री में। सो डाउनलोड द शौक ऐप नाउ, क्योंकि शौक से शौक तो लगेगा।
ख्वातीनो हज़रात, इस क्रिकेट सीजन मैच के दौरान लाइट जाने पर अपने टीवी को तोड़ने से गुरेज करें। मैच के दिन ऑफिस से छुट्टी ना मिलने पे ब्लड प्रेशर ना रेज करें। फ्री क्रिकेट स्ट्रीमिंग ना मिलने की सूरत में इर्द गिर्द के लोगों से लड़ने से परहेज करें। इस क्रिकेट सीजन जोंग ऑफिस लगाएं और देखें फ्री क्रिकेट ऑन माई जोंग ऐप थ्रू माइको। कीप काम एंड सब्सक्राइब टू जोंग 4G। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। आखिर क्या है इस फोन में? लो जी, इसमें जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर से मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान की तरक्की की। तो जो हम एक यूनिटी की बात कर रहे होते हैं कि हम सब पाकिस्तानियों ने मिलकर इस तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना है कि हमारा मुल्क बहुत ऊपर जाए, वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हो, वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हो, या फिर वो अचीवमेंट्स के पर्सपेक्टिव से हो। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब सिर्फ पाकिस्तानियों की जब बात हो रही होती है हमारे माइंड में आ रहा होता है अच्छा जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तान के शहरी हैं उनकी बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें उन पाकिस्तानियों की जो कि ओवरसीज हैं, जो कि दूसरे ममालिक में रहते हैं, दूसरे ममालिक में सेटल हैं किसी भी रीजंस की वजह से, जब उनकी बात की जा रही होती है तो उनका भी बहुत किरदार होता है पाकिस्तान के इकोनॉमी में। अचीवमेंट्स की जो बात मैं कर रही होती है, डेवलपमेंट की जो मैं बात करती हूँ, एंड स्पेशली जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उन्होंने प्रेजेंट करना होता है कि जब आप किसी और मुल्क में रह रहे होते हैं अपने आप को मनवाना, एंड देन जब आप कहीं और हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। सो ये तमाम लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं जो जिनको हम कहते हैं जी ओवरसीज पाकिस्तानी। सो आज इनके किरदार को भी हम डिस्कस करेंगे। एब्सोल्युटली। और जब ओवरसीज पाकिस्तानीज की हम बात करें, कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में उनका किरदार है, इस पर हमें बात करना बड़ा जरूरी है। और स्पेशली अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहीं पर कोई मसला दरपेश आए तो फिर वो कहाँ दरवाजा खटखटाएं, किससे बात करें, किससे पूछें, किससे सवाल करें, किससे सपोर्ट मांगें। तो ऐसे में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन यानी OPF, आज हम इसके किरदार की बात करेंगे। कितने अरसे से OPF कायम है, कैसे काम कर रहा है, कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए हैं OPF ने, और कैसे OPF उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन है सैयद कमर रजा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो गुड टू हैव यू। सर थोड़ा सा बताएं कि स्कोप क्या होता है OPF का, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? जी, जैसे आपने अभी बताया नाजरीन को कि OPF बना है 1979 में, इसको बने हुए 45 साल हुए हैं और ओवरसीज वेलफेयर का इदारा है जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। तो इस वक्त अब तक जो ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन देख रही थी, वो लोग जो लोग वीज़ा प्रोटेक्ट करवा के जाते हैं, जो वर्क परमिट पे बाहर जाते हैं, और वहाँ पर अगर उनको उनके एम्प्लॉयर के साथ कोई इशू होता है, अगर खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में या उनकी डेथ की सूरत में,
तो उनके वेलफेयर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको ओपीएफ देखते हैं। अच्छा, ये आपने एक वर्ड यूज किया, वीजा प्रोटेक्ट करवा के जाते हैं, बिकॉज बहुत से लोगों के लिए ये बड़ी नई टर्म होती है। इवन फॉर मी, जब मुझे किसी ने कहा कि अच्छा वो वीजा तो लग गया है बट मुझे अभी प्रोटेक्ट की स्टैंप लगवानी है, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस स्टैंप? सो प्लीज बताएं कि वीजा प्रोटेक्ट की स्टैंप क्या होती है, कहाँ से लगती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है? जी, जब आप वीजा प्रोटेक्ट करवाते हैं, अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो ये आप पे लाजम है कि आप वीजा प्रोटेक्ट करवाएंगे। प्रोटेक्शन से मुराद यही है कि जब आप वीजा प्रोटेक्ट करवाते हैं तो आप इंश्योर्ड हो जाते हैं और ओपीएफ के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और जब आप रजिस्टर होते हैं तो वहाँ पे अगर आपका कोई एम्प्लॉयर के साथ इश्यू होता है तो ओपीएफ आपको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, चाहे वो लीगल अफेयर्स हैं या अदरवाइज। और खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है तब भी ओपीएफ स्टेप इन होती है, फिर आपको हेल्प करती है और आपके जो रिलेटेड चीजें हैं एम्प्लॉयर के साथ सेटल करवाती है। और खुद भी ओपीएफ अगर इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ एक्सीडेंट सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। स्टेट लाइफ चूंकि प्रोटेक्ट करवाते हैं तो इंश्योर्ड भी होते हैं, तो उस तरीके से भी बीमारी की सूरत में भी बीमारी की सूरत में भी जी। और इसी तरीके से जो एम्प्लॉयर के जिम्मे आपके वाजिबात होते हैं वो भी ओपीएफ हेल्प करता है उसको। अच्छा, कई सालों से अगर बात की जाए तो क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो कि लाई गई हैं इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए? एक तो काफी सारी चीजें भी आपने मेंशन भी कर दी, लेकिन क्या चीजें हैं जो कि नई की गई हैं और क्या आगे प्लान्स हैं फिलहाल? जी हाँ, इस ज़मन में जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ओपीएफ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं मुख्तलिफ शहरों में। इसी तरीके से स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में, ताकि ओवरसीज, इसमें एक ये सोच थी कि जब ओवरसीज अगर कोई बाहर से वापस आता है या उनके बच्चे हैं, अगर वो सऊदीया में रहे हैं, दुबई में रहे हैं, किसी भी मुल्क में रहे हैं, जब वापस आते हैं तो अगर मिडिल ऑफ द ईयर भी हैं तो उनको एडमिशन गारंटीड है इन स्कूलों में और उनके लिए 50% डिस्काउंट भी है फीस में। तो ओपीएफ के स्कूल्स आपको पता ही है, नॉन स्कूल्स हैं और बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह के एडवांटेज किसी भी मुल्क से अगर कोई फैमिली ने मूव किया पाकिस्तान में, चाहे वो जनवरी में मूव कर रहे हैं चाहे अक्टूबर में मूव कर रहे हैं, सो वो स्कूल है या कॉलेज है तो उनके बच्चों को ये टेंशन नहीं है कि अच्छा वो कंटिन्यूटी कैसे आएगी तालीम में। दैट्स वेरी नाइस कि उनको एडमिशन बहरहाल मिलेगा। तो इसके अलावा जो बात करते हैं कि इश्यूज की, आपके पास कोई स्टैट्स भी हैं? कितने लोगों ने इश्यूज रिपोर्ट की ओपीएफ के साथ विद द एम्प्लॉयर और फिर आप लोगों ने वो सेटल डाउन करवाए हो? जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं ओवरसीज, जो हमारे पास 24/7 आप व्हाट्सएप कॉल के जरिए, ईमेल के जरिए आप रब्ता कर सकते हैं ओपीएफ से और आपके जो इश्यूज हैं आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप पोर्टल पे खुद डिस्प्ले कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज चूंकि आप कनेक्ट हो जाते हैं हमसे, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा स्टाफ खुद उनसे रब्ता करके एंट्री करके देता है और जो प्रूफ्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको भी उनसे लेके उसको भी अपलोड करते हैं। और ये हमारा जो हम कनेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से। अच्छा, तो जो भी ओवरसीज के इश्यूज होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, तो वो हम उसको ओवरसीज पाकिस्तान में सॉर्ट आउट करते हैं और इसका जो सक्सेस रेट है अभी तक वो 81+% तो दैट्स अ लॉट। आई मीन क्योंकि इतने सारे लोग मुकीम हैं जब बाहर, और ऑब्वियसली हर एक के इश्यूज होंगे, वो जॉब के पर्सपेक्टिव से भी हो सकते हैं, वो किसी भी लिहाज से, तो उनको सॉर्ट आउट करना तो पूरी टीम काम कर रही है, पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो मैं नाज़रीन को एक और बात बताता चलूं, खुशी की बात यह है कि कल हमने नैब हेडक्वार्टर, उनके साथ चेयरमैन नैब की मौजूदगी में, उनके डीजीज मौजूद थे और हमारी तरफ से भी मैं एज ए चेयरमैन ओपीएफ एमडी भी और हमारे डीजीज भी मौजूद थे। तो हमने उनके साथ एमओयू साइन किया है और विद इन अ मंथ इंशाल्लाह नैब हेडक्वार्टर में भी ओवरसीज के लिए एक सेल बनने जा रहा है और डेस्क कायम होंगे तमाम नैब के रीजनल ऑफिस में। जो ओवरसीज के कंप्लेंट्स होंगी, जो एस लेवल की होंगी, उनको टॉप प्रायोरिटी पे नैब भी हमें सपोर्ट करेगी। कौन सी कंप्लेंट्स जो ओपीएफ नहीं डील कर पाएगा फिर नैब डील करेगा? जी हाँ, ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी चीजें फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, कई लोगों के जायदादों के इश्यूज हैं। जैसे अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि जी हम तो चूंकि बाहर मुकीम है, हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि एड देखा किसी भी लेट्स सपोज हाउसिंग सोसाइटी में और आपने वो डॉक्यूमेंट्स उनके चेक नहीं किए होते, बिकॉज समटाइम्स नहीं पता होता कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी सोसाइटी के। हाँ, दैट्स ट्रू एक्चुअली। सो फिर बाहर वाले जब पैसे भेज देते हैं वो पैसे फिर कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। तो नैब वुड डू दैट?
जी बिल्कुल, वो स्टेप इन होंगे, वो हेल्प करेंगे। देखें जी, ओवरसीज का जो किरदार है पाकिस्तान की मईशत में वो फिनोमिनल है। Absolutely. उसको समझने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग अभी तक इसको समझ नहीं पाए हैं। जब भी किसी से बात होती है वो कहते हैं पैसे हमें तो नहीं भेजते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो नहीं भेजते, अपने घर भेजते हैं। भेजते पैसे वो अपने घर हैं। उसके दो फायदे हैं आपको। एक तो आपके पास ज़र मुबादला आता है, ठीक है, डॉलर्स आते हैं, क्योंकि दुनिया के साथ रुपीज से डील नहीं हो सकता, उनसे डॉलर से डील होना है। तो एक तो आपको ज़र मुबादला मिलता है, दूसरा वो पैसे जब आप डॉलर्स लेके उनको रुपीस देते हैं तो वापस हमारी इकॉनमी में आके खर्च होते हैं। तो इस तरह से हमारी इकॉनमी चलती है। तो जो इस वक्त कंट्रीब्यूशन है, पिछले कुछ सालों से हम 30 प्लस माइनस पे बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस थी। अल्लाह का शुक्र है इस साल जो हाफ टर्म गुजरी है जुलाई टिल दिसंबर 17.5 बिलियन प्लस इस वक्त हमारी रेमिटेंस है। और अगर इसी एतबार से रेमिटेंस चलेंगी, क्योंकि मैं समझता हूँ चलेंगी बल्कि बेहतर होंगी, तो 36 बिलियन डॉलर ये रेमिटेंस पहुंचेंगे इंशाल्लाह इस साल। और इसमें एक और जो हमारी सोच, जो मैं समझता हूँ इस बात का, कि ओवरसीज जो है उनके मसाइल को समझने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं खर्च करने, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग समझनी है, उनको तवज्जो देनी है आपने। और उनके छोटे छोटे मसाइल हैं जो कि मैं खुशी से ये बता सकता हूँ, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो फुली फोकस है ओवरसीज के मसाइल पे, ओवरसीज की वेलफेयर पे, और ओवरसीज को किसी भी तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए। हाँ, वैसे मसाइल क्या होते हैं, थोड़ा सा बताएं कि क्या इश्यूज होते हैं ओवरसीज को जो आपसे रब्ता करते हैं? बिकॉज ये मैं इसलिए भी सवाल रख रहा हूँ ताकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं जानते कि अच्छा अगर ये इशू हो तो क्या ओपीएफ हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो व्हाट आर दोज इश्यूज एक्चुअली? देखें जी, सबसे पहले तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी जायदादें यहाँ पे हैं, अपने करीबी अजीज रिश्तेदार ही उन पे काबज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो जायदादों के मसाइल हैं ये सबसे टॉप पे हैं, ठीक है। उसके लिए जब से मैं आया हूँ मेरी टॉप प्रायोरिटी यही थी कि हमने इन इश्यूज को एड्रेस करना है। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की, और मैं मशकूर हूँ मौजूदा हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का, और हमारे जो मिनिस्टर हैं सालिक चौधरी साहब का, और बाकी जिन जिन लोगों ने इसमें असर डाला है। तो पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ये कानून बना है कि ओवरसीज के लिए स्पेशल कोर्ट, ओके, ठीक है। और वो कोर्ट ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होगी, स्पेशल कोर्ट होगी। अब जो ओवरसीज के प्रॉपर्टी केसेस हैं वो सिविल कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट देखेगी उनको, और 90 दिन के अंदर उनका फैसला करेगी। अच्छा। और अगर अपील में कोई भी पार्टी जाना चाहेगी तो उनके पास 15 दिन होंगे, ठीक है। और फिर हाई कोर्ट में अपील होगी, अगेन हाई कोर्ट भी उस केस को 90 दिन के अंदर और इस तरह थोड़ा स्पीडी जस्टिस एक्सपेडाइट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और इसमें एक और खास बात, जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज से ऑनलाइन अपना इस्तखासा, अपना केस दायर कर सकेंगे, और अपने केस को परसू करने के लिए वो वीडियो लिंक के जरिए नियरेस्ट जो कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है उसमें जाके, अच्छी बात है, आना नहीं पड़ेगा किसी लॉयर को, तो चलो यहाँ से वो ले सकते हैं, बट समटाइम्स अगर उनके पास ये भी फैसिलिटी नहीं है तो खुद से वहां से हियरिंग के लिए आना पड़ना इन एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी अच्छी खासी आती है, टाइम एंड बाजों का तो टाइम ही निकल जाता है उस पूरी प्रोसीडिंग्स का। ये कानून बन चुका है, नाउ वी आर इन प्रोसेस। मैं मिला था वजीर कानून साहब से, तारड़ साहब से, और जो सेक्रेटरी लॉ है हमारे राजा साहब उनसे, एंड दे वाज वेरी काइंड। वी आर इन प्रोसेस एंड इंशाल्लाह विद इन डेज ये कोर्ट स्टैब्लिश हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक बात है कि वो आफ्टर 2018 जो अमेंडमेंट आई है उसके बाद 18th अमेंडमेंट के बाद सिर्फ ये अभी इसकी टेरिटरी इस्लामाबाद दी है, अभी इस्लामाबाद बाकी जो सूबे हैं उनसे हमने कंसेंट लेना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने लिख दिया चारों सूबों को, कश्मीर गवर्नमेंट को और जीबी को, तो इंशाल्लाह सब जगहों पे अदालत इंप्लीमेंट होगा। लेकिन फॉर नाउ इस्लामाबाद के जो डिस्प्यूटेड केसेस होंगे वो आप लोग देखेंगे इस मामले में। ऐसा कोई केस जब शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इस दौरान जब आपने बात की ना कि अपने ही होते हैं जो कि काबिज हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है इन पाकिस्तान, तो जो फैमिलीज हैं वो ये शिकवा भी कर रही होती हैं कि हम तो पैसे पे पैसा भेज चुके, हमने जायदादें बना ली, लेकिन इन एक्चुअल दे हैव नथिंग, बिकॉज कोई ना कोई अपना, ये बड़े दुख की बात होती है। वैसे तो अपना करे गैर करे गलत बात तो गलत बात होती है, बट अपना करे तो दुख ज्यादा हो जाता है। कोई ऐसा केस जो आपके माइंड में इस वक्त आ रहा हो, जब शेयर करना चाहते हो कि ये हुआ?
देखें ये केसेस तो बहुत है, मैं किसी को पर्सनली यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता, बट रिसेंटली एक केस आया है, उनके छोटे भाई बर्मिंघम में रहते हैं, बड़े भाई पाकिस्तान में हैं, उनकी जायदाद इस्लामाबाद में भी है, वाह में भी है, और जहाँ पे ये हमारे कामरा में भी है। तो अब बड़े भाई बजिद हैं कि भाई उनका कब्जा है, किराया वो ले रहे हैं और किराया भी करोड़ों में आता है उनका। तो अब उनकी फिर हमने जब ओपीएफ इन्वॉल्व हुआ तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी, यानी उनसे कोई 20 करोड़ रुपया वो कहते हैं ये ज्यादा मुझे आ जाए तो मैं रिजॉल्व करता हूँ। तो मकसद ये सगे भाई, तो इस तरह के मिसाइल हैं, अपने क्या और गैर क्या। और यहाँ पर अब ऐसी टीमें भी हैं जो पर्टिकुलरली हंट करती हैं, देखती हैं कि कौन लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ओवरसीज हैं, तो इनके साथ जो है ना इनकी जायदादों पे कब्जा करें, इनके घरों पे कब्जा करें, क्योंकि उनको आसान लगता है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, तो वो यहाँ पर नहीं है, और वहां से आकर कितना आप एक जेली डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और कोर्ट्स में चले जाते हैं। अब वो कोर्ट में कैसे वहां से आके ना हाजिरी पे हाजिरी है, अभी अगर तारीख मिली है तो फिर महीने बाद फिर तारीख है, तो उनके लिए वो केस परसू करना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे वाकई में ये तो बड़ी हैरानगी की बात होती है, लेकिन इसी वजह से कानून के मुताबिक भी यही चीजें होती है कि आप अपने सगे भाई से भी अगर लेन देन करें तो वो भी लीगल तरीके से ऑन पेपर होना चाहिए, बिकॉज पैसे के मामले में कहाँ पर क्या हेर फेर हो जाए वो समझ नहीं आ रही। ये जो पॉइंट हाईलाइट सर ने भी किया, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली बाहर है, वो जितना मर्जी आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखे हुए हैं, लेकिन अगर किसी वजह आपने कहा ना लोग हंट कर रहे होते हैं, जैसे पता है ये फैमिली तो बाहर है, ये नहीं आए जाएंगे, कब्जा कर लेना है। एग्जैक्टली वही वाली बात है कि इसमें एक और बात, ये चीज क्यों जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है कि हमने लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना है, ताकि उनके पैसे, उनके जायदाद, उनका माल दौलत यहाँ पे महफूज है, ताकि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में। अच्छा सर, वो जो आप कथा कलामी की माजरत, बट जो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है ना, एक बड़ा अहम इशू है जो कि जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है। शोएब ने भी जिक्र किया था हाउसिंग सोसाइटीज का, क्या इसी तरह के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं कि क्योंकि ओवरसीज हैं, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे इस वक्त क्या चल रहा है, एंड देन वो इन्वेस्ट करें, फाइल्स बिक्री होती हैं, सोसाइटीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती नहीं होता। ये इस तरह की जो चीजें, या बाद में आपने बस कहा कि वो एग्जिस्ट कर रही है चीज और आपने पिक्चर्स भेज दी, वो जो फ्रॉड एक तरह का होता है, जो कि खैर वो फ्रॉड मानते नहीं है, बाद में कहते हैं कि जी हमने तो फाइल बेची थी, आपको वो एग्जिस्ट नहीं करी है। तो क्या इस तरह के केसेस ओवरसीज ज्यादा आप लोग टैकल कर रहे होते हैं, या फिर और केसेस हैं जो कि आपको जिनकी ज्यादा लग रही होती है? देखें, केसेस तो और भी हैं, छोटे से लेके बड़े तक लोग जब हमसे रब्ता करते हैं और हम ओवरसीज की इम्पोर्टेंस और अहमियत को समझते हैं, बिजली के बिल से लेके छोटे से छोटा केस भी आप देख सकते हैं और बड़े से बड़ा भी देख सकते हैं। बहरहाल वो चूंकि मुल्क से दूर हैं, घर से दूर हैं, और मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, तो मैं उनके दुख दर्द को समझ सकता हूँ। तो हमारी कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम उनको फैसिलिटेट करें, उनको इश्यूज को एड्रेस करें, चाहे वो छोटा है या वो बड़ा है, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें, क्योंकि ये 12 मिलियन लोग हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं। हमारी रेमिटेंस इस वक्त इस साल जो होनी है, इंशाल्लाह वी आर क्वाइट होपफुल कि 36 बिलियन वी आर एक्सपेक्टिंग। ये कैसे हम 60 बिलियन करें, 50 बिलियन करें, 70 बिलियन करें, उसके लिए एक तो बुनियादी चीज है कि ओवरसीज का कॉन्फिडेंस बहाल हो, ठीक है, ये खत्म हो, उनको पता हो कि हमारी चीजें महफूज हैं। सेकेंडली, जो हमारी सर्टिफिकेशन है इसको इम्प्रूव करना है। आपने एक बंदे को लेबर के तौर पे भेजा है, वो $800 उसको मिल रहे हैं, या 1000 रियाल दरम मिल रहे हैं, अगर वही बंदा स्किल्ड हो तो उसको 3000 रियाल मिल रहे हैं, और अगर वही बंदा आप वेस्ट की तरफ अगर उसको जॉब मिलती है तो वो 10 बंदों पे हावी है जो मिडल ईस्ट भेज रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारी सर्टिफिकेशन है ये भी इम्प्रूव हो, हमारे लोग स्किल्ड हों और बेहतर तरीके से स्किल्ड हों, और उनका जो इखलाक है वो बेहतर हो, ताकि लोग बाहर से जो कंपनीज हैं वो ख्वाहिश जाहिर करें कि हमने पाकिस्तानी मैन पावर ले। ऐसा ही है। सो ये ट्रस्ट हमने ही बहाल रखना होता है, और जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर फ्रॉड्स होंगे तो हम जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम डेवलपमेंट की, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो लोग ट्रस्ट करके यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? और सर जो रेमिटेंस का भी उस हवाले से बताइएगा, प्रोसीजर्स को भी बहुत आसान अब बना दिया गया है। जी, रेमिटेंस देखें, इसमें काम और भी हो रहा है ताकि लोग आसानी से जो एक ठीक रास्ता है उस तरीके से हुंडी के जरिए नहीं बल्कि थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी रेमिटेंस भेजें, उनको बेस्ट रेट मिले, उनके लिए आसानी हो, वो अपने मोबाइल पे
ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकें, तो इन चीज़ों में हैं भी हैं और इसको और बेहतर किया जा रहा है। अच्छा, वैसे अब जब ये तमाम मीन्स हैं, फिर हवाला हुंडी क्यों है? एक तो लोगों को समझ कम है और दूसरा उस लेवल की फैसिलिटेशन अभी तक नहीं है, इसलिए फिर लोग वो रास्ता भी इख्तियार कर लेते हैं। पर इसको आसान किया जा रहा है ताकि एक हम अभी ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसको कहते हैं पाक टॉक। ठीक है, तो उस पे हर तरह की सहूलत मैसर होगी। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो सिर्फ ऐप पे जाएंगे और उसमें जो भी उनको सर्विस जरूरत होगी उसके जरिए जो है इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे आप प्राइम मिनिस्टर पाक टॉक जी, पाक टॉक एक एप्लीकेशन आने वाली जी, पाक टॉक। और इस पाक टॉक के जरिए बहुत जल्दी ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज पाएंगे। आई मीन दैट वुड बी वेरी इजियर। और खुद भी जो लोग होते हैं अपने प्यारे, आपके प्यारे जो बाहर गए हुए हैं, उनको भी आप गाइड जरूर करें कि अगर वो आपको पैसे भेज रहे हैं तो आप उनको इस चीज से गाइड करें कि नहीं, आप प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजें, ताकि पैसे तो आने ही है ना। अगर चैनल के थ्रू आएंगे तो उसका फायदा हमारी इकोनॉमी को होगा, हमारे मुल्क को होगा। बल्कि इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, ये मत कहा कर मुझे एक फोन भेज दो, पैसे मंगवा लेकर फोन खुद यहाँ मिल जाएगा ना, क्या हो जाएगा। यहाँ पे खरीदे ना। ये यहाँ पे रहने वाले ये ट्रस्ट इश्यूज यहाँ के खत्म होंगे तो फिर बाहर आप जो है ना वो ट्रस्ट को बहाल कर सकेंगे। तो अपने सिस्टम पे, अपने मुल्क पे, अपनी स्टेट पे, अपने कानून पे, अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट हम दूसरों को समझाने के काबिल भी हों। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो इसमें एक और बात मैं ऐड करूं, दावे तो बहुत लोगों ने किए हैं ओवरसीज के लिए, पर मैं आपको ये पूरे वसूख से बता रहा हूँ, इस वक्त जो हुकूमत है ना वो फोकस है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अप्रैल में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। जो ओवरसीज के से रिलेटेड इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह बिफोर टाइम एड्रेस होंगे और जिस दिन वो कन्वेंशन होगा उस दिन वो अनाउंस होगा कि ये आपकी ये चीजें हल हो चुकी हैं ऑनवर्ड। तो इस वक्त मैं ये आपकी तवसत से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको ये मैसेज देता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है वो फोकस है ओवरसीज की वेलफेयर पे, ओवरसीज के जो इश्यूज वो फेस करते हैं, जो उनके मसाइल हैं उनसे आगाह भी है और मैं उन्हीं में से एक उनका नुमाइंदा हूँ जो एक ब्रिज का रोल कर रहा हूँ बिटवीन ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं गवर्नमेंट में वो फोकस है ओवरसीज पाकिस्तानीज पे और उनको फैसिलिटेट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो रेमिटेंस बढ़ाने की इससे पहले बात हुई कि कैसे 36 अरब डॉलर्स को हमने 70 अरब डॉलर तक लेकर जाना है, आई एम श्योर बहुत से स्टेप्स होंगे जो कि आप सोच भी रहे होंगे, आप करते भी होंगे इस पे काम। कोई इंसेंटिवाइज भी किया जाता है इस प्रोसेस को ओवरसीज पाकिस्तानीज की? नहीं, आपने जो थ्रू प्रॉपर चैनल है अपने रेमिटेंसेस भेजनी है। अब क्या ना आपने असल सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका और बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, ये बहुत जरूरी है चीजों को इंसेंटिवाइज करें ताकि लोगों का हौसला बढ़े और लोग उस तरफ जाएं। हम जो छोटी रेमिटेंस हैं उन पे भी काम कर रहे हैं, उनको भी इंसेंटिवाइज करेंगे, मगर जो बड़े पैसे भेज रहे हैं, मैं आपको मिसाल के तौर पे दो चीजें बताता हूँ और भी ऐड करेंगे इसमें, और ये डिलीवरेबल्स हैं जो हमने अनाउंस करने हैं। अगर आपने $1 लाख भेजा है तो 25% अगर कोई गाड़ी आप इंपोर्ट करते हैं उसके जो टोटल बिल बनता है उसमें से आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपने $2 लाख भेजे हैं तो 50% डिस्काउंट अगर कोई गाड़ी आप इंपोर्ट करते हैं। और इसी तरह से अगर आप कोई जायदाद खरीदेंगे तो उसमें भी अगर $1 लाख है तो 25% टोटल जो आपका टैक्स बनता है, और अगर $2 लाख आपने रेमिटेंस किए हैं उस साल और उससे अगले साल तो आपको 50% उसमें भी डिस्काउंट है। तो है बहुत बड़ा कम लाख तो अगले कोई हजारों डॉलर्स पे भी आए ना सर, $1 लाख तो बहुत ज्यादा है। मैंने अर्ज किया उसकी डिटेल्स एक दफा फाइनल हो जाए तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये जब अनाउंस होगा तो सबके लिए अनाउंस होगा। वो सारे स्लैब्स होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जाहिर है हाँ, किसी ने कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करने में भी कमर्शियल और समथिंग तो शायद वो इस लेवल तक तो इन्वेस्टमेंट्स पहुंच भी जाती हैं, लेकिन इंसेंटिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेयर दे आर डूइंग। सर आजकल जो $1 लाख है ना, आप एक प्लॉट लें यहाँ पे तो वो तकरीबन 3-3.5 करोड़ का तो मिलता ही है, तो वो $1 लाख से तो वैसे ही ज्यादा हो जाते हैं। तो ठीक है, एक प्लॉट लें और उस प्लॉट के साथ जो गाड़ी आप इंपोर्ट करेंगे उसमें 50% आपने 25% डिस्काउंट। अगर $1 लाख है तो 25% और $2 लाख है यानी बड़ा प्लॉट है तो फिर 50% डिस्काउंट मिल सकता है गाड़ी। ये बहुत मैं समझता हूँ बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत ज्यादा है। अगर आप अच्छी गाड़ी रखेंगे
तो बड़े हैवी टैक्सेस ऐसे ही है सर। अगर ये डिस्काउंट मिलता है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको ये सहूलत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर, ये तो आपको पूरा ऐड हम दे रहे हैं, आप प्लॉट खरीदें और गाड़ी पे 50% डिस्काउंट हासिल करें। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बड़ा डिस्काउंट है, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये अभी तक। सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू एंड Thank OPF is doing wonderful job and कीप अप द ग्रेट वर्क सर। ज़रा फैसिलिटेट कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को, कोशिश कर रहे हैं रेमिटेंसेस बढ़े हैं, कोशिश करते हैं ग्रीवेंसेस कम हो, ट्रस्ट डेफिसिट कम हो और पाकिस्तान की तरक्की में जो किरदार ओवरसीज पाकिस्तानी का है उसको हम और इन्हांस कर सकें। आपसे लेते हैं अब हम इजाजत, इस शो से दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।